मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायकाचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन के अंतर्गत प्रथम इकाई में समाहित काव्य तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काव्य तत्व किसे कहते हैं? काव्य के स्वरूप को निर्मित करने वाले घटकों को काव्य तत्व के रूप में जानते हैं। काव्य को साकार रूप देने वाले शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि हैं जो काव्य को साकार रूप देते हैं और काव्य अस्तित्व में आता है। पूर्व में हमने काव्य के लक्षणों के बारे में अध्ययन किया है और विभिन्न विद्वानों ने काव्य के अलग अलग लक्षण बताए हैं। उनमें वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य, रमणीय अर्थात मनोरंजक अर्थ को प्रदान करने वाले शब्द काव्य हैं। इसी तरीके से ऐसी रचना जो दोषहीन हो, गुणों से युक्त हो, अलंकार सहित हो, ऐसे शब्द अर्थ को काव्य की संज्ञा दी गई। इसी तरीके से अन्य विद्वानों ने इस संबंध में कहा है कि सत्य की अपने मूल चारित्र्य में अभिव्यक्ति ही काव्य है। इसी तरह काव्य कल्पना और अनुभूति से ग्रहित सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना काव्य है। अब ये इन जो विभिन्न काव्य लक्षण जो विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि काव्य को जो साकार बनाने वाले हैं उनमें रस, आनंद, अनुभूति, रमणीयता आदि हैं जो भाव तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आपके जो रमणीयता, कला, अभिव्यक्ति कौशल, ये कल्पना तत्व से संबंध रखने वाले घटक हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि काव्य के जो तत्व है जिनसे काव्य का स्वरूप बनता है, वो उन तत्वों में 4 तत्व है वो माने गए हैं: राग, कल्पना, बुद्धि और शैली। विद्वानों ने इन 4 तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है: पहला भाव तत्व, दूसरा कल्पना तत्व और तीसरा बुद्धि तत्व और चौथा शैली तत्व। इन तत्वों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो तत्व आता है वह तत्व है भाव तत्व। इस भाव तत्व को ही विद्वानों ने राग तत्व की संज्ञा दी है। इसके बारे में कहा है कि ये सर्वमान्य है, ये सर्वमान्य तत्व है तथा कल्पना का प्रेरक तत्व है। काव्य में भाव तत्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है, छंद के स्वरूप का विधायक एवं छंद प्रवाह के उत्स को खोलने वाला है। भाव की तीव्रता अभिव्यक्ति की उद्दीपक है। भाव मनोवेगों के संस्कार रूप में प्रतिष्ठित, स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप है। भाव संक्रामक होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार की अनुभूति जागृत करती है। भाव को काव्य का बड़ा व्यापक तत्व माना गया है। ये पाठक
और श्रोता का भी संस्कार करता है। भाव को साकार रूप देने वाले शब्द अर्थ और कल्पना है। बिना किसी उक्ति, चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव रहता है। ये काव्य का प्रकृत रूप है और इस भाव तत्व को साकार रूप देने वाले वे हैं शब्द, अर्थ और कल्पना। इस कारण भाव तत्व अथवा राग तत्व को रस के अंतर्गत स्वीकार करते हुए उसे काव्य की आत्मा माना है। क्यों? क्योंकि मानव मन के रति आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से जागृत होकर रस दशा को प्राप्त। इसी कारण भाव तत्व को राग तत्व रस के अंतर्गत स्वीकार करते हुए काव्य की आत्मा के रूप में इसे माना है। काव्य के अन्य तत्व तथा काव्य गुण भी भाव तत्व के ही आश्रित रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है कि नाना विषयों के बोध का विधान होने पर उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के जो भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं वे भाव या मनोविकार कहलाते हैं। यहाँ काव्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए उदात्तता, गहनता, विविधता, मार्मिकता आदि गुण वांछनीय रहते हैं। भाव तत्व की प्रधानता से संबंध में हमारे एक कवि के पद को हम देखते हैं कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी वार। इस पद में ये भाव स्पष्ट है कि किस तरीके से यम के काल के आते हुए देख करके युवा लोग पुकार उठते हैं कि वृद्ध लोगों को तो चुन चुन करके ले जा रहा है और कल हमारी ही वारी। यानी शब्द अर्थ कुछ और है और भाव अर्थ कुछ और, यानी इसमें बहुत बड़ा भाव निहित है। दूसरा जो तत्व है वह है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व ये काव्य के स्वरूप को बनाने में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसे प्रतिभा या कवित्व शक्ति भी कहते हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में माना है। रूप सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना है। जीवन के विविध दृश्यों को सामने प्रस्तुत करना कल्पना का ही काम है। जीवन के जो विविध प्रकार के दृश्य हैं उनको अपनी कल्पना के द्वारा ही कवि सामने लाता है। निराकार वस्तुओं और भावों को आकार देना, तथ्य को चित्रमय बनाना, चरित्र या पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात करना, घटना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना और भाव को जगाने वाले चित्र अंकित करना कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। कवियों की बिंब योजना उनके द्वारा हृदयंगम किए हुए तथ्यों और भावों की सजीव अभिव्यक्ति कल्पना के सहारे ही होती है। अतीत को वर्तमान बनाना, सुदूर स्थित को प्रत्यक्ष करना और जीवन के अनुभव और ज्ञान को एक निश्चित रूप प्रदान करना कल्पना का ही रूप है। काव्य के अंतर्गत सत्य का दृश्यों, पात्रों, घटनाओं, रूपों आदि के द्वारा हम साक्षात करते हैं। अतः इस कार्य के लिए कल्पना तत्व का सबसे अधिक महत्व है। कल्पना के माध्यम से आए चित्र भाव को प्रेरित करते हैं। ये विचारों को भी उत्तेजित करने की क्षमता रखते हैं। सूक्ष्म विशेषताओं और गुणों की चेष्टा, क्रियाकलाप और अभिव्यक्ति के प्रयोजन को तथा भाव की उलझन, तीव्रता और प्रभाव को कल्पना की सहायता के बिना पूर्णतया प्रकट नहीं किया जा सकता। कल्पना की चलचित्रावली
जब उद्घाटित होने लगती है तब अनुभूत अतीत जीवन की झांकियां हमारे सामने नाचने लगती है। जिस प्रकार भाव की अनुभूति आनंदमयी है, उसी प्रकार कल्पना की झांकी भी मधुर और संवेद्य है। सुख और दुख चाहे जिसके चित्र ये कल्पना की चित्रावली प्रस्तुत करें, हम उसे देखने की अटूट तृष्णा से ओतप्रोत है। वास्तव में कल्पना की सामर्थ्य ही कवि की प्रतिभा है, इसलिए इसे प्रतिभा या कवि माना गया है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि कल्पना तत्व भी महत्वपूर्ण है। जब हम कल्पना तत्व के बारे में बात करते हैं तो पाश्चात्य विद्वान ड्राइडन आदि ने काव्य रचना में जीवंतता और रहस्यमय गौरव समाहित करने में कल्पना तत्व को सबसे ऊपर माना है। इसी तरीके से कॉलरीज ने काव्य सर्जना के लिए कल्पना तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना है। उनके अनुसार कल्पना के दो रूप होते हैं, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना। इसी तरीके से क्रॉन्चे, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने कल्पना तत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि अप्रस्तुत विधान में सहायक नव नव उन्मेष की जननी और सभी तरह के भावों में समन्वय स्थापित करने वाला जो स्वरूप है वह कल्पना तत्व ही है। तीसरा जो काव्य का तत्व है वह है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व को विचार तत्व भी कहा गया है। ये विचार तत्व लोक व्यवहार का ज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान से संबंध रखता है, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान तथा शास्त्र का ज्ञान बुद्धि का विषय है। भावों का परिष्कार बुद्धि द्वारा ही होता है। भावों को कल्पना का विषय बनाने का काम बुद्धि तत्व ही करता है। साथ ही भावों के उदात्तीकरण में सत्य और सुंदर के संतुलन या कल्पना को संयोजित करने में बुद्धि तत्व की महत्ता सर्वमान्य है। विचार तत्व या बुद्धि तत्व का महत्व इस बात में है कि भाव, कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो, ठीक तरीके से हो। औचित्य के बिना विश्वसनीयता और प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। प्रमुख रूप से इसका स्वरूप कथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में देखा जाता है। प्रबंध काव्य के भीतर किन किन घटनाओं का चुनाव किया जाए और घटनाओं को किस प्रकार संगठित किया जाए कि उसका यथेष्ट प्रभाव पड़ सके, ये बुद्धि तत्व का ही क्षेत्र है। इसी तरीके से चरित्र चित्रण में पात्र के जीवन की घटनाओं, कार्यों, वार्तालापों में औचित्य का समावेश विचार तत्व के रूप में रहता है। यही बात भाव निरूपण और वर्णन में भी होती है। किन चेष्टाओं और मनोविकारों को किस पृष्ठभूमि में किस प्रकार दिखाना चाहिए कि जिससे वांछित भाव का स्पष्टीकरण हो सके, इसका विचार करके किया गया भाव निरूपण ही सफल होता है, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बुद्धि तत्व भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बुद्धि तत्व की महत्ता को लक्ष्य कर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने इसकी 5 भूमिकाएं स्वीकार की है। भावों की ये आधार भूमि है, भावों को स्पष्ट करने में सहायक है, लेखकीय दृष्टि से निर्माण में सहायक, भावों को व्यवस्थित करने में सहायक और अभिव्यंजना चमत्कार में सहायक। इस प्रकार बुद्धि तत्व के उचित सामंजस्य से ही काव्य में चमत्कार एवं रमणीयता आ पाती है। चौथा जो काव्य का तत्व है वह है शैली तत्व
या अभिव्यंजना तत्व। शैली का अभिव्यंजना तत्व ये काव्य का चौथा तत्व है जो काव्य के स्वरूप को निर्मित करता है। इसमें भावों की अभिव्यंजना होती है। भावों को नई भंगिमा देने की सामर्थ्य भी शैली में होती है। इसे अभिव्यंजना तत्व भी कहते हैं। अभिव्यक्ति करने की निपुणता इससे झलकती है। उत्तम काव्य में तो भाव और शैली एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं। शैली के 3 अंग माने गए हैं। नंबर 1 वस्तु, जो कि भाव पक्ष की रमणीयता तथा कला पक्ष के सौंदर्य का विनाश करती है। नंबर 2 रूप, जो काव्यांगों के संयोजन से कलात्मक सौंदर्य को बढ़ाता है। नंबर 3 व्यक्तित्व, जो काव्यकार की निजी विशेषता को कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति आदि का विवेचन काव्य के कला पक्षीय सौंदर्य के संदर्भ में हुआ है। इस संबंध में एक समीक्षक का कथन है कि काव्य कहने से भाव और उसके अभिव्यक्त करने की निपुणता का बोध दोनों का समान रूप से बोध होता है, परंतु काव्य का कला पक्ष ही लेखक का कृतित्व है। भाव तो चिरंतन है और इन्हें व्यक्त करने की निपुणता ही कवि की अपनी वस्तु है। इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने शैली तत्व को पर्याप्त महत्व दिया है। पाश्चात्य विद्वान शैली को स्टाइल के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु वे भी अंततः ये कहते हैं कि शैली ही महान कला का सार तत्व है। काव्य तत्वों के सार के रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य या काव्य के प्रमुख तत्वों में भाव, कल्पना, विचार एवं अभिव्यक्ति की महत्ता सर्वमान्य है। इनमें परस्पर समन्वय एवं सामंजस्य रहने से ही उत्कृष्ट काव्य का सृजन संभव हो पाता है। आधुनिक काल में काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष को इसी दृष्टि से महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने काव्य के 4 तत्व प्रमुख है जो काव्य के स्वरूप को निर्मित करते हैं। धन्यवाद।